गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछली क्लास में पिछले पीरियड में हम लोग अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की पढ़ाई कर रहे थे। इस पीरियड में भी वापस आपको ये देखना है और बड़े गौर से अच्छे बच्चों की तरह देखना है इसको। तो देखिए अच्छे बच्चों की तरह कैसे देखते हैं, यहीं से चालू करें पेन एक बार, फिर से डायग्राम मिटा भी देंगे क्योंकि आपने बना लिया, प्रैक्टिस कर लिया होगा पिछले पीरियड में। बेटा ये लेड कक्ष है। लेड कक्ष इसलिए लिया जाता है कि जो शीशा होता है ना ये बहुत हेवी होता है, और शीशे की क्या आदत होती है कि इसमें से अल्फा बीटा गामा कण निकलते हैं ना, तो इनको ये रोक सकता है, इसकी ऐसी कैपेसिटी है। आपके घर की दीवार भी गामा कणों को नहीं रोक सकती, उसको भी वो तो पार कर जाते हैं। तो आपने लेड का चैम्बर लिया, रेडिएटिव पदार्थ लिया। कहाँ से चालू होते हैं रेडिएटिव पदार्थ? लेड के बाद He2 से। ईंट इसलिए लगाई ये दोनों कि अल्फा किसके रूप में प्राप्त हो? पुंज के रूप में। ये आपने सोने की पत्ती लिए। अब एक बात गौर करो, देखो सर क्या बता रहे हैं। बेटा ये अल्फा कण है, ऐसे कहते हैं कि बेटा अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है ना, अल्फा कण का द्रव्यमान सोने के नाभिक का द्रव्यमान अल्फा कण के द्रव्यमान से 50 गुना भारी होता है। एक अचंभा की बात देखो तुम थोड़ी सी, फिर सुनो सर क्या कह रहे हैं। आपसे कोई पूछ ले कि लाला ये बताओ कि हम यहाँ पे सोने की पत्ती का ही प्रयोग क्यों करते हैं, तो आप धीरे से कहोगे कि सर सोने की पत्ती के नाभिक का द्रव्यमान अल्फा कणों के द्रव्यमान से 50 गुना भारी होता है। कितना गुना बेटा? 50 गुना। इसलिए तभी तो अचंभे की बात है कि ये अल्फा कण सोने की पत्ती से टकरा के और 180 डिग्री के कोण से वापस लौट आए थे। आपने ऐसा पढ़ा था क्लासों में, छोटी क्लासों में। तो ये बात भी आपको मद्देनज़र रखनी है कि याद रख लो बार बार कि सोने के नाभिक का द्रव्यमान अल्फा कण के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 50 गुना भारी होता है। सोने की पतली पत्ती लेते हैं। एक स्मार्ट बच्चे ने पूछ लिया सर कितनी पतली? जैसे मैं डाटा लिखूं आपके सामने, इतने मीटर की पत्ती। ये देखो सोने की पत्ती को पीट पीट के पतला तो बनाया जा सकता है। कितना पतला बना देते हैं ये लोग, 10⁻⁷ मीटर रेंज का। यस, तो सोने का इसलिए अपन ने प्रयोग किया। यह भी एक कारण है कि पतला बना सकते हैं। दूसरा कारण ये है, अगर सोने की पत्ती की जगह आप हाइड्रोजन की पत्ती ले लेते तो शायद ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता, फिर तो संभावना प्रकट ही नहीं होती है। तो ये आपका पूरा वृत्ताकार पर्दा दिख रहा है जिस पे काय का लेप किया आपने, जिंक सल्फाइड का। संसूचक लगाए जिसमें गाइगर काउंटर भी लगाए और सूक्ष्मदर्शी भी लगाए, जिसको वृत्ताकार स्केल पर किसी भी दिशा में आसानी से घुमाया जा सकता है। इससे हम अल्फा कणों की संख्या की काउंटिंग कर लेते हैं। अल्फा कणों की संख्या की काउंटिंग कर लेते हैं। यस, तो देखिए ये तो आपका प्रयोग था, एक एक्सपेरिमेंट था। इसको आप स्क्रीन को पूरे के एक बार घर पे बना के देखो। वापस आपको ये प्रयोग कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर अब 4 बातें इस प्रयोग के निष्कर्ष की बताएंगे। क्योंकि आपको हमें ये सीखना है कि सर इस प्रयोग में कहाँ पता चला कि नाभिक की खोज कैसे हुई, कहाँ पता चल रहा है? अभी तो पता नहीं चल रहा, बट बोर्ड में क्वेश्चन आता है आपको कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या, समझाइए तथा इसके निष्कर्ष लिखिए। तो आप सबसे पहले तो डायग्राम बनाओगे आप। यस, तो आप डायग्राम से एग्जाम से कहोगे कि अल्फा कण सोने की पत्ती से टकराकर विभिन्न दिशाओं में प्रक्षेपित होते हैं। तो अपन को 4 लाइन में निष्कर्ष क्या लिखना है वो सर बताएंगे, लेकिन इसके अलावा एक और भी डायग्राम बताएंगे जो निष्कर्ष के लिए आपकी हेल्प करेगा। आपको भी वो डायग्राम जोर से लर्न करना है। इस डायग्राम में आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप इसको जैसे बोर्ड पे सर ने बनाया है वैसे एक बार आप बना के प्रैक्टिस करना, सब बच्चे, ठीक रहता है थोड़ा सा। ये देखो बेटा इस डायग्राम को सर आप करना चाहेंगे क्योंकि इस डायग्राम से निष्कर्ष समझने में दिक्कत आ रही होगी आपको। एक और डायग्राम बनाएंगे, उससे निष्कर्ष फटाफट 4 निष्कर्ष याद हो जाएंगे। आज ये भी पता करेंगे आप कि आखिर क्या कारण था कि अल्फा कण लौट के वापस आ गए थे। बेटा वो कारण ही नाभिक की खोज का कारण बन गया। यस, अगर वो 180 डिग्री से विक्षेपित नहीं होते तो शायद नाभिक का आविष्कार नहीं होता, फिर तो दुनिया के अंदर नाभिक बनता ही नहीं, कतई नाभिक का आविष्कार नहीं होता।
चलो फिर खेलेंगे अपन, आराम से खेलेंगे, बस बस रिलैक्स। ये देखो बच्चे, यस, प्रयोग के निष्कर्ष। आपने कहा सर कंक्लूजन बताओ, हमें क्या सीखने को मिला इस प्रयोग से। अगर एग्ज़ाम में ये प्रयोग आता है तो हम लोग क्या 4 लाइन लिखने वाले हैं एग्जामिनर को। यस, अभी राजस्थान बोर्ड में बेटा अक्सर कम आता है ये क्वेश्चन। तो आपने कहा सर ये क्या कर दिया आपने, ये बेटा ये मैंने परमाणु बना दिया। आपने कहा सर किसका परमाणु। अरे यार सोने का परमाणु, गोल्ड का एटम है, गोल गोल होता है एटम, आप भी जानते हो। आज हमें इस जगह की खोज करनी है, नहीं जानते हम इसका नाम। एक थोड़ी सी जगह है, ये गड़बड़ है ये देखो। अरे बच्चे, इस थोड़ी सी जगह का ही नाम क्या होने वाला बताओ। नाभिक होने वाला बच्चे, ये वाली जगह का नाम। इसी का खोज करना चाहते हैं अपन, अभी खोज नहीं हुई है, ट्राई करेंगे अपन। मान लो एक सोने का परमाणु है और इस पे आपने देखा था कि कौन से कण आके गिर रहे थे बताओ, अल्फा कण। तो आपने कहा सर ये तो सीधे सीधे जा रहे हैं, ध्यान से देखें अपन। ये देखो बेटा सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब आपका पहला निष्कर्ष क्या हो गया कि परमाणु में अधिकांश भाग खोखला होता है। पहली लाइन याद हो गया, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इस आपने कहा सर कैसे पता चला। देखो लो अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं, तो अधिकांश अल्फा कण सीधे का निकलना इस बात का संकेत है, इंडिकेशन है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला। और बताओ, अब आगे चलेंगे अपन। कुछ आपने कहा सर हमारी किताब में लिखा होता 8000 में से कुछ अल्फा कण। आप 8000 को लर्न मत करो, आप तो एग्जाम्पल से कहो कि कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ भी चलेगा, क्योंकि डाटाज बेटा अलग अलग बुक में अलग अलग लिखे होते हैं, वो रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, साइंस नहीं है रटना। ये देखो अल्फा कण विक्षेपित हो गया, यस। कुछ अल्फा कण 90 डिग्री के कम कोण से विकसित हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा से हो जाते हैं। तो सर ज़्यादा से हो जाना किस बात का इंगित करता है, मैंने क्या रे गड़बड़ को इंगित करता है। ये देखो ये तो लगभग 90 पे ही लग रहा है कुछ। लेकिन आपका और हमारा कारण तो ये बन गया, ये वाला अल्फा कण जो दिख रहा है आपको, ये आपका नाभिक है। सपोज अभी हम नहीं जानते नाभिक है कौन है, बट आपको ये पता चल गया कि ये जो सर्कल सा दिख रहा है आपको, ये धनाभिषिक्त गोला, बेटा ये देखो इतनी दूरी से अल्फा कण तो वापस ही चला गया। अब बताओ यहाँ पे अल्फा कण लौटता नजर आ रहा है, कितने डिग्री के एंगल से बताओ, 90 डिग्री के एंगल से। ओके, ये एक निष्कर्ष की बात है कि कुछ अल्फा कणों में से 1-2 अल्फा कण पुनः लौट आते हैं, अर्थात 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हो वापस लौट जाते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ से अल्फा कण चलकर यहाँ से वापस लौटा, तो मुझे लगता है कि परमाणु के अंदर एक छोटा सा सूक्ष्म स्थान होता है, छोटी सी जगह होती है, उस जगह से अल्फा कण लौट के वापस आ जाता है। उस सूक्ष्म स्थान को नाभिक नाम दिया रदरफोर्ड ने, यस। और मुझे लगता है कि अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण वापस लौट आया। यह अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण। तो आपने कहा सर कौन सा प्रतिकर्षण बल, शायद ये धनावेशित कण जिसका नाम क्या दिया गया, नाभिक, ऐसे कहते हैं। और भी आप लिख सकते हैं कि इस अल्फा कण का द्रव्यमान, बेटा इस नाभिक का जो द्रव्यमान होता है ये परमाणु के सबसे ज़्यादा द्रव्यमान को इंगित करता है। मेरा मतलब परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होता है, उस बिंदु का नाम भी क्या है बताओ, अल्फा कण। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होता है, उस बिंदु का नाम क्या है, अल्फा कण। आराम से याद कर सकते हैं आप। उस छोटे से बिंदु का नाम क्या है बताओ, नाभिक। छोटे से बिंदु का नाम क्या है, नाभिक। तो ये एक लाइन वो है जो नाभिक की खोज के लिए आपकी सहयोग कर रही है। फिर मैं रिपीट करूं आपको कि परमाणु के अंदर एक छोटा सा स्थान होता है जिस पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, शायद वो धनावेशित होता है, उसका नाम क्या बोला बताओ, नाभिक। और सब बच्चे जानते हैं कि बेटा नाभिक का आवेश क्या होता है, जेडी। मैं सिखा चुका आपको,
पे आवेश का फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर एन ई, तो जेड तो परमाणु क्रमांक है। और यहाँ पे ये अल्फा कण है, ये दिख रहा जो यहाँ तक आ रहा है जो। अब आपने कहा सर फिर अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होगा, ये अपन देख लेते हैं, बड़े बच्चे हो गए हम। ये देखो बेटा, ये लिखते हैं ना आप लोग, अल्फा कण किसके नीचे इक्विवेलेंट होता है, हीलियम के। तो बताओ अल्फा कण प्रकृति में हीलियम के समान होता है, तो इसका मतलब अल्फा कण का जो आवेश है वो प्रोटॉन का कितना होता है, दुगना। मेरा मतलब इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, दुगना, क्योंकि आवेश तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सेम होते हैं। तो अब आपके माइंड में सवाल आ गया कि सर ऐसा कौन सा प्रतिकर्षण बल था जिससे ये अल्फा कण वापस लौट कर आ गया और जो नाभिक की खोज का एक कारण बन गया। बेटा ये प्रतिकर्षण बल का सूत्र ये रहा, देखो F बराबर के नाभिक के Q1 कौन अल्फा डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर, ये दूरी को r मान लो, दोनों के बीच की दूरी को क्या मान लिया बेटा, r। तो बताओ इस प्रतिकर्षण बल की वजह से अल्फा कण सोने के परमाणु से टकराकर वापस लौट आया। जिस जगह के प्रतिकर्षण की वजह से लौटा था उसी जगह का नाम रदरफोर्ड ने क्या दिया बताओ, नाभिक। इस तरह से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी। फिर देख लें और देखें इस फार्मूले को अच्छे से, F बराबर के नाभिक का आवेश बोलो बेटा, अल्फा कण का आवेश लिख दो पड़ोस में से देख के, 2e एब्सोल्युटली डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और आप इसको सिस्टम से लिखना चाहें तो 2kz स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो बेटा ये वो प्रतिकर्षण बल था जिसके कारण अल्फा कण सोने के परमाणु से टकरा के और वापस लौट आया। और वो बात कौन सी बात होगी, वो नाभिक की खोज का कारण वाली बात होगी। इसी बात की वजह से किसकी खोज होगी थी बताओ, नाभिक की। रदरफोर्ड ने अपनी ज़िंदगी में एक शब्द बोला था कि मैंने ज़िंदगी का एक ऐसा अचंबा देखा कि एक लोहे का गोला कागज़ से टकरा के और वापस उसी दिशा में वापस लौट आता है। तो आपने कहा सर कागज़ से टकराने का मतलब सोने की पत्ती से टकराकर वापस लौट आता है। तो उसने लाइफ में कहा था कि ये मेरी ज़िंदगी की एक अविश्वसनीय घटना है जिस पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते। और उसका कारण यही था कि अल्फा कण जो आपका सोने का नाभिक है उसका द्रव्यमान अल्फा कण के द्रव्यमान से 50 गुना भारी था, इसलिए वो टकरा के वापस लौट आया। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को बड़ा सिंपल तरीके से लें अपनी लाइफ में, ये डायग्राम को भी मेंटेन करें, इससे बहुत नॉलेज मिलता है आपको डायग्राम से। और ये वो वाला फार्मूला है, ये वो वाले प्रतिकर्षण का फार्मूला है जो नाभिक की खोज का कारण बन गया। इसी की वजह से नाभिक की खोज हुई थी, अदरवाइज नहीं होती। अब सवाल ये होता है कि सर नाभिक का आकार क्या है, इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा, जो आपकी बुक का शायद फर्स्ट एग्जाम्पल ही है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, वो भी सर 2 मिनट हम बता रहे हैं अभी। यस, तो इसके आप 4-5 लाइन में निष्कर्ष लिख सकते, अल्फा कणों के प्रयोग के निष्कर्ष। और यही नाभिकीय परमाणु मॉडल होता है। जो अल्फा कण का आपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा है, इसी पूरे प्रयोग को नाभिकीय परमाणु मॉडल कहते हैं, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो इसको आप थोड़ा सा गौर करें। गाइगर मार्टसन का जो अरेंजमेंट डायग्राम था उसको एग्ज़ाम में बनाएं, अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो। यस, और कोई बात आपके माइंड में आएगी तो हम उसको देखेंगे, आप बताएंगे तो हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट था। इसी एक्सपेरिमेंट से संबंधित आपकी किताब का एक एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। तो आपने कहा सर क्यों बेटा, वो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट होता है। आखिर ऐसा कौन सा स्टेटमेंट था, ऐसी कौन सी बात थी जिससे ये सिद्ध हो गया कि नाभिक का आकार 10⁻14 मीटर कोटि का होता है, जिसको आप -15 मीटर भी लिखते हैं, जो फर्मी के नाम से भी जाना जाता है। केमिस्ट्री में भी पढ़ा करते हैं कि नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है, होने को 14 होता है। 15 हम फर्मी के सम्मान में बोलते हैं, क्योंकि फर्मी एक साइंटिस्ट था, उसके सम्मान में -15 मान लिया गया नाभिक का।
बट ये 14 और 15 के बीच में होता है। तो आपने कहा सर अब क्या पढ़ाएंगे आप? बेटे कि आंकिक प्रश्न है, ये आपके बुक का उदाहरण है और ये पहला बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है। ये देखो, अगर आप समझ पाते हैं तो ये वाला उदाहरण है, एक ऐसा उदाहरण। आपने कहा सर क्या है उस उदाहरण में? यस, देखो सर ने प्रश्न बना के लिखा अल्फा कणों या अल्फा कण के न्यूनतम पहुंच की दूरी अल्फा कण के न्यूनतम पहुंच की दूरी। ये देखो, अल्फा कण के न्यूनतम पहुंच की दूरी। आपने कहा सर ये क्या होता है न्यूनतम पहुंच की दूरी? आप और हम देखें अभी इसको, चलो मान लेते हैं अपन, डी मान लें, आर मान लें, ज्ञात करो। ये आपका पहला एग्जाम्पल है बेटा बुक का। यस, जो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा तो अपन सारे मिलके इसको एक बार देख लें थोड़ा सा। तो आपने कहा सर बताओ क्या एग्जाम्पल है? पहले इधर गौर करो आप बताओ, ये डायग्राम आपने बनाया था, ये कौन है? सोने का परमाणु। ये गोला कौन है छोटा सा? बताओ, नाभिक। अब बताओ इधर से कौन आ रहा था? अल्फा कण आ रहा, ये आया आया आया, अभी आएगा, ये चला 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 और यहाँ रुक गया, आगे नहीं जा रहा, उसको डर लग रहा है। बेटा डर क्यों लग रहा है? क्योंकि बीच में जो ये दिख रहा है ना आपको, ये अरे छोटा सा कौन है? ये नाभिक। इसका आवेश कितना होता है? यस, और प्लस और होता है, पर अल्फा कण भी धन है। तो बेटा यहाँ पे तो अल्फा कण को जोर से कौन सी एनर्जी मिलती है? काइनेटिक एनर्जी चलता है इधर से तो, और यहाँ के रुक जाता है। तो बेटा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। बेचारी काइनेटिक एनर्जी घट के और स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और इतनी दूरी से वापस लौट आया। मान लो दूरी डी है, आर भी मान सकते हैं आप। इस दूरी से वापस लौट आया। यस, ये दूरी निकालनी है आपको। तो बताओ ये देखो, आपने कहा सर कैसे निकालेंगे? 1 मिनट का सवाल है। आपने कहा सर ये तो बताओ न्यूनतम पहुंच की दूरी क्या है? अरे बच्चे, वो दूरी जहाँ पर गतिज ऊर्जा पूर्णतः स्थिर ऊर्जा में बदल जाती है, जिस बिंदु से अल्फा कण वापस लौट आता है। अरे भाई ये तो हम वापस ही लौट आया था, कितने डिग्री के एंगल से लौट आया था बताओ? 180 से। तो जिस पॉइंट से वो वापस लौटा था, उस पॉइंट की नाभिक से दूरी क्या कहलाती है? न्यूनतम पहुंच की दूरी। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं अपन, 1 मिनट लगेगा बस। ऊर्जा संरक्षण के नियम से अब सर क्या होता है संरक्षण? बेटा कुछ नहीं होता, एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल जाती है। तो बताओ यहाँ पे कौन सी ऊर्जा कौन सी में बदल रही है? काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी में। ध्यान दो आप, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, बदल गई है। देख लो आप। तो बताओ अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लेंगे? ई के। पोटेंशियल का क्या ले लें? ई पी। ये तो आपका फैशन है। अब बेटे काइनेटिक एनर्जी ई के लिखते हैं आप। अब यहाँ पे जो ये ऊर्जा है, ये आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ये देखो, आपने कहा सर हमने पढ़ी थी विभव के चैप्टर में। अरे विभव वाले चैप्टर में 2 आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा नहीं पढ़ी क्या आपने? मैं याद दिलाऊं, ये वाला फार्मूला के Q1 Q2 अपॉन R, जिसमें आवेश को पकड़ के अनंत से लाते थे। 2 आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा का सूत्र ये था। ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो चलो बताओ बेटा, क्या फार्मूला होता है विद्युत ऊर्जा का? कि Q1 Q2 अपॉन R को क्या लिख रहे हैं आजकल आप? D। चलो अब बताओ, एक आवेश तो किसका है यहाँ पे? नाभिक का। नाभिक लिखना चाह रहे हैं सर यहाँ पे। एक आवेश किसका है? अल्फा का। अब आप बताओ मुझे, बच्चे, नाभिक का आवेश क्या होता है लाला? जेडी। अल्फा का आवेश क्या होता है? 2e। बता दिया आपको पिछले प्रश्न में। अपॉन क्या लगा दें? डी। ये कौन है आपकी? ईके। ईके का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक
एनर्जी। शानदार सवाल कहते हैं बेटा इसको। ऐसे समझ लो ना यार, अल्फा कण प्रकृति में किसके समान होता है? हीलियम के। तो ऊपर तो द्रव्यमान होता है देवताओं, नीचे कौन होता है? आवेश। तो बताओ, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन का 2 गुना होता है और प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के समान होता है। आपका फैशन है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप बताओ, आप इस फार्मूले को मैं ये लिख दूं, धीरे धीरे देखो, अब एक बहुत अच्छी चीज़ आ रही है आपके सामने। सॉल्व करो इसको, सिस्टम से लिखो। सॉल्व तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ बेटा? देखना 1 मिनट। एडी आ गया आपका, यस। इस जगह पे अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, वो पूरी तरह से विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ऊर्जा संरक्षण से अपने दोनों को आपस में क्या कर दिया? बराबर। ईपी का मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। आपने ई के बराबर ही आ गया। मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, ऊपर से मैं रफ करना चाहूँगा, यस। अब मैं ऊपर से इसको रफ करूँगा तो देखना देखना देखना, बस बस बस, ये देखो ये देखो ये देखो, रिलैक्स। ये देखो बेटा, इसको मिटाना नहीं चाहेंगे सर अभी, मुझे डी की वैल्यू निकालनी है। इसका गौर करें, देखते रहें डायग्राम को, बस बस। ये लो। अब बताओ, न्यूनतम पहुंच की दूरी डी बराबर निकालते हैं अपन बेटा। डी बराबर 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन ई के। बेटा ये देखो, ये आपका एक न्यूनतम पहुंच की दूरी का क्या बन गया? फार्मूला, यस। ये आपका नियर अप्रोच डिस्टेंस का फार्मूला बन गया कि अल्फा कण नाभिक से इतनी दूरी तक पास आ पाता है। ये फार्मूला बन गया। बट इसको और देखेंगे अपन थोड़ा सा। अब आपने कहा सर ये न्यूमेरिकल कैसे है? ये तो अपने फार्मूला बनाया है। हो सकता है कि अगर न्यूमेरिकल आता फार्मूला आप डायरेक्टली लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछता न्यूनतम पहुंच की दूरी क्या है, तो आप कहते हो वही न्यूनतम दूरी जिस बिंदु से अल्फा कण लौटता है, उस बिंदु की नाभिक से दूरी क्या कहलाती है? न्यूनतम पहुंच की दूरी। अब आप बताओ, अब एग्जाम में ये सब चीज़ आपको देगा एग्जामिनर। बेटा देखना, सब चीज़ देगा। के का मान पहले चैप्टर के आधार पे क्या लिखते हैं आप लोग? स्थिर विद्युत स्थिरांक को इतना। जेड बेटा एग्जाम में लिख के देगा, नहीं तो आप याद कर लो। सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एग्जाम नहीं भी दे तो भी आपको याद होना चाहिए। ई के एग्जामिनर लिख के देगा आपको। ई के आपके पहले एग्जाम्पल में ई के का मान दे रखा है 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा इतना दे रखा है, यू कैन सॉल्व इट। फिर सुनो, अब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा एक तो जूल में बनाना पड़ेगा। तो बनाओ, चलो कैसे बनाते हैं बताना मुझे। 2.5 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बना लो। 2.5 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बनाओ। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आगे क्या लगा दो? जूल। अब बताओ, आपके पास के का भी मान हो गया, जेड का भी हो गया, ई का भी हो गया और ई के का भी हो गया। अगर ये चारों मानों को मैं इस फार्मूले में रख दूं, यस, तो आपने कहा सर कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। आपको टफ मानना ही नहीं है। एग्जाम में न्यूमेरिकल हम देते हैं, बोर्ड वाला एग्जाम में देता है, आपको ये चारों वैल्यूज़ को केवल इसमें रखनी है और डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये हैव नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि आंसर एक ऐसी चीज़ आने वाली है जो दुनिया में हंगामा मच गया था, बट आंसर ऐसा आने वाला है, ऐसा। यस, यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है। जैसा आपने कहा सर 9.1, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये राज बन गया ये वाला संख्या जो, क्यों? क्योंकि नाभिक का आकार यही तो होता है बेटा। इस उदाहरण से और इस एक्सपेरिमेंट से ही तो नाभिक की खोज हुई थी। नाभिक के साइज का पता यही तो चल रहा है।
आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, तो नाभिक का साइज आकार क्या लिखा होता है 10⁻⁻⁻। तो एनसीईआरटी डाटास कहते हैं कि 14 और 15 के बीच में होता है, एग्जैक्ट 15 नहीं होता है। तो एग्जैक्ट 15 नहीं होता है तो आप क्यों लिखते हैं, फर्मी के सम्मान में लिखते हैं। देखो 1 फर्मी मीटर ये नाभिक का साइज होता है नाभिक का। ये देखो यहाँ पे फर्मी आ गया ना बेटा, एक वैज्ञानिक का नाम आ गया। तो इसलिए आप ये भी याद करो कि 1 फर्मी मीटर में इतना मीटर होता है, जो नाभिक के आकार को, नाभिक के साइज को व्यक्त करता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य है। क्योंकि परमाणु का चैप्टर पढ़ते ही हम लोग नाभिक का चैप्टर पढ़ेंगे फटाफट, जो सबसे छोटा हो गया इस साल काफ़ी हटा दिया नाभिक के चैप्टर को। यस, तो 13, इसके बाद 14, 15 में पढ़ना है, 16, 17 बिल्कुल आपको ऑर्डर से पढ़ने हैं, पहले पीछे के 5 चैप्टर। तो ये देखिए ये आपके डी का मान आ गया। ये संख्या बहुत बड़ा मायने नहीं रखती, क्योंकि वो एनर्जी चेंज कर देंगे तो संख्या चेंज हो जाएगी, बट ये कभी चेंज नहीं होगा, ये पावर यही आएगी। यस, आपको सारी संख्याओं को इसमें पुट करके आंसर ये पुटअप करना है। तो आपको ये फार्मूला और आंसर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। यस, तो आप सभी बच्चे, ये आपने क्या पढ़ा था, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक अल्फा कण जिसकी गतिज ऊर्जा 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यस, इस अल्फा कण के लिए न्यूनतम पहुंच की दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए, अर्थात न्यूनतम पहुंच की दूरी का परिकलन कीजिए। ओके, तो बेटा न्यूनतम पहुंच की दूरी का हम परिकलन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डाटास 2-3 बेटा लर्न करने पड़ रहे हैं, 2-3 डाटा, बट दिस द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ योर बुक। ये आपकी बुक का बहुत अच्छा और एक श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। सब बच्चे इस बात को भी गौर करें कि इस चैप्टर में सर ने न्यूमेरिकल के तरीके साथ साथ बताएं आपको। यस, साथ साथ का मतलब जब आपने वेलोसिटी निकाला तो टेक्निक बताया आपने, वेलोसिटी के न्यूमेरिकल कैसे करते, ऊर्जा के न्यूमेरिकल करे हमने, त्रिज्या के न्यूमेरिकल करे, और ये एक स्पेसिफिक सवाल था जिससे नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को क्यों मिला। उसके साथियों ने किया था प्रयोग तो, लेकिन श्रेय इनको क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने न्यूनतम पहुंच की दूरी निकाल कर उन्होंने ऑर्डर भी बता दिया था नाभिक का, कि नाभिक का आकार होता, साइज होता है ये 10⁻⁻14 मीटर रेंज का होता है। एग्जैक्ट -15 बोलते हैं आप, लेकिन आप केवल एक फर्मी नामक वैज्ञानिक को सम्मान देते हैं तो आप लोग बोलते हैं 10⁻15 मीटर, अर्थात 1 फर्मी मीटर। यस, और जब भी आके आप नेक्स्ट पीरियड पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे, तो हर एग्जाम्पल और अनसोल्व पर सर डिस्कस करेंगे 2 पीरियड और लगातार। तो आप कोई भी बारीक चीज़ इस चैप्टर में नहीं छोड़ें, पेंडिंग नहीं छोड़ें, बाद के लिए नहीं छोड़ें ना, बाद आपको कोई चैप्टर पढ़ाने वाला है। यस, तो आप प्रयास करेंगे, इसके प्रॉब्लम भी आप साथ साथ करें और जल्दी से जल्दी हम नए चैप्टर पे चलें। ओके, धन्यवाद, पढ़ते रहो बेटा इसको।